नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो से हम लोग डेली 50 जीके की एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। तो जैसे आप लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, उसी प्रकार से यह डेली 50 जीके की सीरीज होगी। और इस सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2021 में जो आपके विभिन्न एग्जाम हुए हैं, चाहे वह एनडीए का हो, सीडीएस का हो, एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हो, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, इसके अलावा सीजीएल का एग्जाम हो, उन सारे परीक्षाओं के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो 50 प्रश्नों की डेली ये सीरीज इसी प्रकार से कंटिन्यू रहेगी। इसकी जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी के ऊपर डेली मिल जाया करेगी। तो वीडियो देखने के बाद में आप वहां से इन जीके के प्रश्नों को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर 27 फरवरी को एक बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में शामिल होना बिल्कुल फ्री है। आपको पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इस टेस्ट सीरीज में शामिल हो सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि अगर आपकी रैंक 1 आती है तो अनअकैडमी की तरफ से आपको लैपटॉप मिलेगा। अगर आपकी रैंक 2 से 6 आती है तो अनअकैडमी की तरफ से आप स्मार्टफोन जीत सकते हैं। अगर आपकी रैंक 7 से 16 आती है तो फिर आपको यहाँ पर वायरलेस ईयरपॉड दिए जाएंगे। तो अगर आप भी इस टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगी पिन कमेंट में, उस पर क्लिक करके आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। यूज करिएगा कोड KV10। तो बिल्कुल फ्री टेस्ट है और इसमें इनरोल करने के बाद में 27 तारीख को संडे के दिन आप इस टेस्ट में हिस्सा जरूर लीजिएगा। फरवरी के महीने में अनअकैडमी के ऊपर बहुत ही शानदार ऑफर चल रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं, हमारे देश के जो बेस्ट एजुकेटर हैं उनकी मदद से करना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अनअकैडमी के ऊपर जितने भी कोर्स इस समय उपलब्ध हैं उन सभी के ऊपर आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है। तो अगर आप लोग इन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के वीडियो की खास बात यह है कि ज़्यादातर प्रश्न जो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वह आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसीलिए प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा टफ होगा। तो चलिए अब हम इसकी करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हर साल आप लोग इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं बजट के एक दिन पहले, इसको प्रकाशित किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। यानी कि यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बैंक और उसका जो उद्देश्य है उसका संयोजन सही है। तो आप लोग थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं आरआरबी की, यानी कि जो आपके रीजनल रूरल बैंक होते हैं जिन्हें हम लोग ग्रामीण बैंक भी कहते हैं, तो जाहिर सी बात है इनका काम ही होता है कि हमारी खेती के लिए पैसा उपलब्ध कराना। तो ये सही सुमेलित है। आईडीबीआई की बात करें तो ये जो हमारा बैंक होता है वो इंडस्ट्री के लिए है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नाबार्ड की बात करते हैं तो ये भी हमारे ग्रामीण विकास के लिए होता है, ये भी गलत है। और आरबीआई की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे बैंकों को विनियमित करता है। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन है जो कि ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है। तो ऑपरेशन ग्रीन आपने इसके बारे में सुना होगा। वर्ष 2018-19 में हमारे यहां पर इस स्कीम की शुरुआत की गई थी 500 करोड़ रुपए की राशि के साथ में। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही था कि जो टमाटर, प्याज और आपके आलू की फसल है उसके दाम को नियंत्रण में रखा जाए। तो ध्यान रखिएगा, इसको कार्यान्वित करने का जो काम है वह नाफेड के द्वारा किया जाता है। तो डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अब नाफेड का कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोधक क्षेत्र है। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग बात करते हैं कि कहां पर आपको ज़्यादा मजदूर वगैरह देखने को मिलेंगे तो ये हमारे होते हैं प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि जो खेती हो गई, पशुपालन हो गया, इसमें आपको सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग मिलेंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है। तो अगर हम लोग भूरे कोयले की बात करते हैं तो ये कहा जाता है लिग्नाइट को। किसे? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, जिसमें आपके कार्बन की परसेंटेज 25 से 30% होती है। आपको ध्यान रखना है कि जो एंथ्रासाइट होता है वह सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है और उसमें जो आपका कार्बन कंटेंट है वह 85% होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सीआरटी का पूर्ण रूप है, यानी कि सीआरटी को आपको पूरा नाम बताना है। तो सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। आपने पुराने समय के अगर टेलीविजन देखे होंगे तो टेलीविजन में आपको इस प्रकार से पीछे अंदर की ओर दिखाई देता था, तो यही आपका था कैथोड रे ट्यूब। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि NFWP का पूरा नाम क्या है। तो इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। क्या नाम है? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। और ये जो हमारी स्कीम है इसको 14 नवंबर 2004 को शुरू किया गया था भारत के 150 पिछड़े हुए जिलों में। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लौह अयस्क की जो सबसे महत्वपूर्ण खदान है जिसे हम लोग कुद्रेमुख कहते हैं, ये आपको किस राज्य में देखने को मिलेगी। तो कुद्रेमुख से ही आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो हमारी खदान है वह आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो कर्नाटक में आपको लोहे की दो खदान मिलेंगी, एक तो हमारा कुद्रेमुख है और दूसरे का नाम है चिकमंगलुरु। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये सारे हमारे भारत की माइन हैं जो कि आपके लोहे से जुड़ी हुई हैं और ये आपको PDF में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे डिटेल में पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकारों के संवैधानिक प्रमुख की बात करते हैं तो ये होता है हमारे राज्यों का राज्यपाल। ध्यान रखिएगा दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है, और अगर आपसे पूछा जाए कि कार्यकारी प्रमुख कौन होता है तो आपका उत्तर होगा राज्य का मुख्यमंत्री। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जो संघवाद है वो निम्न में से किस देश से लिया गया है। तो अगर हम लोग संघवाद की बात करते हैं तो ये हमने लिया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। किससे? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने संघवाद का प्रावधान लिया हुआ है। यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं जो संघवाद है ये हमने लिया हुआ है। जो आपके केंद्र सरकार के पास में रेजिड्यूसरी पावर होती हैं ये भी हमने लिया हुआ है। जो आपके राज्यों में गवर्नर होते हैं ये भी कनाडा से लिया हुआ है। हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो सलाहकारी प्रवृत्ति होती है ये भी हमने लिया हुआ है कनाडा के संविधान से। तो यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारा बोर्डो मिश्रण होता है इसको किसके द्वारा खोजा गया था। तो बोर्डो मिश्रण का जो यूज है वह एक फंगीसाइड के रूप में किया जाता है, यानी कि फंगस को समाप्त करने के लिए किया जाता है, और इसकी खोज की थी प्रोफेसर मिलर डेट ने। किसने? प्रोफेसर मिलर डेट ने इसकी खोज की थी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। बोर्डेक्स मिश्रण की बात करते हैं तो इसमें आपको कॉपर सल्फेट देखने को मिलेगा और इसमें होती है क्विक लाइम। तो ये ध्यान रखिएगा। फ्रेंच के एक हमारे बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था पियरे मैरी एलेक्सिस मिलर डेट, इन्हीं के द्वारा खोज की गई थी। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है ये कौन से साल हुआ था। तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है। तो अगर किसी भी संसद को उसके पद से हटाना है, यानी कि उसके क्वालिफिकेशन को समाप्त करना है, तो इस संबंध में जो अंतिम निर्णय है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जब हम लोग ब्लॉक डिवाइस की बात करते हैं तो रैम हमारा ब्लॉक डिवाइस नहीं होता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि ब्लॉक डिवाइस आखिर में होती क्या है। तो ब्लॉक डिवाइस की अगर हम लोग बात करें तो ये भी हमारे एक प्रकार के स्टोरेज ही होते हैं जिसमें हम लोग सूचनाओं को किसी भी क्रम में पढ़ सकते हैं, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई सूचना आपको बाद में ही पढ़नी है तो बाद में ही पढ़ेंगे। जिस क्रम में आप चाहें उस क्रम में सूचनाओं को यहाँ पर देख सकते हैं
और इसका एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, ये सारे हमारे ब्लॉक डिवाइस के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मालवी काग्निमित्रम नाम की जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? तो यह एक बहुत ही फेमस उपन्यास है जिसको लिखा है हमारे कालिदास जी ने। किसने? कालिदास जी के द्वारा ये लिखा गया है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, जो पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल था उसी के समय की स्टोरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। मुख्य रूप से यह एक लव स्टोरी है जिसको लिखा है कालिदास जी ने। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित और संचित होते हैं? तो अगर हम लोग खनिज की बात करते हैं तो ये आपको मिलेंगे अवसादी चट्टानों में। जाहिर सी बात है कि जब हमारा इग्निशियस रॉक जो है यानी कि आग्नेय चट्टान है, ये ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा बाहर आता है, तो जाहिर सी बात है जो सेडिमेंट होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, और जहाँ पर ये इकट्ठा होते हैं वहीं पर आपको खनिज देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम की जो पत्रिका है या जो जर्नल है इसका प्रकाशन किसने किया था? तो इस जर्नल का जो प्रकाशन है वो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा फिलहाल के लिए करेक्ट। ये देख सकते हैं इसका जो प्रकाशन है वो लंदन से शुरू हुआ था 1907 में। बाद में इसको हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 से 1914 तक और 1920 से 22 तक चलाया था। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि SSD का पूरा नाम क्या है? तो अगर हम लोग SSD के पूरे नाम की बात करें, कंप्यूटर का हमारा एक टर्म होता है और इसका मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या नाम है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह सूरी की बात करें तो इसके द्वारा 1540 में सूरी वंश की स्थापना की गई थी और इसके बचपन का नाम था फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान इसका नाम था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना है ये जो जज थे किंग्सफोर्ड, इनको मारने का प्रयास किया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। लेकिन हुआ क्या था कि इनको लगा एक बग्गी जा रही थी और इनको लगा कि इसी बग्गी में ये जो न्यायाधीश है वो बैठा हुआ है, लेकिन दरअसल इसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं बैठी हुई थीं और इस बग्गी को इन्होंने बम से उड़ा दिया था और उन ब्रिटिश महिलाओं की यहाँ पर हो गई थी डेथ। तो ध्यान रखिएगा ये प्रयास प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह जो कि नील की खेती के लिए था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसको लीड किया था महात्मा गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने लीड किया था। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भूतपूर्व खिलाड़ी सुजान इतिचेरिया किस राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी की माता हैं? तो ध्यान रखिएगा, वैसे ये प्रश्न केबीसी का है, लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं ये बहुत ही फेमस हैं। नाम इनका है दीपिका पल्लिकल। तो ये आपके राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक विजेता हैं। स्क्वाश की ये खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो है इसके प्रांगण में आपको भारत माता का मंदिर देखने को मिलेगा। तो आपको ये बताना है कि ये जो भारत माता की मंदिर है इसमें किस रूप में आराधना की जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा अखंड भारत है उसका मैप आपको देखने को मिलेगा और उसी की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो ये देख सकते हैं ये हमारा वो मंदिर है जिसमें आपको अखंड भारत का नक्शा देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंदम महाकाव्य में दशावतार के वर्णन के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु के जो 10वें अवतार हैं वो भगवान कृष्ण हैं और भगवान कृष्ण और राधा के जीवन से जुड़ी हुई आपको इसमें कविताएं देखने को मिलेंगी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि आयतन के दृष्टिकोण से विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो हमारी अमेजन है, और अगर हम लोग विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात करते हैं तो वह भी आपका अमेजन ही है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसे हम लोग K2 कहते हैं,
इस पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी? तो K2 के ऊपर जो चढ़ाई करने वाली पहली महिला हैं, इनका नाम है वांडा रुत्केविज। क्या नाम है? वांडा रुत्केविज इनका नाम है। और आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये कौन से देश से हैं। अब कई लोग इस प्रश्न में जुंको ताबेई को टिक कर देते हैं, तो भैया ध्यान रखिएगा, जो जुंको ताबेई हैं ये आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला हैं। तो दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक गिलास पानी में तैरता हुआ जो बर्फ है, इसका टुकड़ा भौतिक विज्ञान के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये आपके एक्सप्लेन किया जाता है आर्किमिडीज के सिद्धांत के जरिए। किसके जरिए? आर्किमिडीज के सिद्धांत के जरिए। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में इनमें से किस शहर ने 19वीं शताब्दी व 21वीं सदी में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की थी? तो ओलंपिक खेल की बात करते हैं तो 19वीं सदी यानी कि 1896 में ये एथेंस में हुआ था और 2004 में भी ये हुआ था एथेंस में। क्लियर? तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? अब आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि अंटार्कटिका में हमारे 3 अनुसंधान स्टेशन हैं, जिसमें से दक्षिण गंगोत्री पहला है, भारती और मैत्री। लेकिन पूछा यहाँ पर यह गया है कि कौन से स्टेशन हैं जो कि इस समय हमारे काम कर रहे हैं। तो काम करने वाले जो 2 स्टेशन हैं उनका नाम है भारती और मैत्री। क्या नाम है? भारती और मैत्री नाम है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की जो आयु है यह 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये जो आपका संशोधन है 21वें संविधान संशोधन के जरिए किया गया था 1989 में। तो जरूर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो हमारा थोक मूल्य सूचकांक होता है, जिसे हम लोग होल सेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, इसके आंकड़े कौन जारी करता है? तो आपने देखा होगा महंगाई के ऊपर ये सारे आंकड़े जारी किए जाते हैं और इसको जारी करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कौन करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए, अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा चिल्का, जो कि उड़ीसा का है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर सबसे बड़ी इनलैंड खारे पानी की झील कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा लेक सांबर, जो कि मिलेगा राजस्थान में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो उसका उत्तर क्या होगा, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा चिल्का करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो ये जो हमारा अधिनियम है इसको पारित किया गया था 1986 में। कब? 1986 में पारित हुआ था ये। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अब ये जो सारे अधिनियम हैं वो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कृपया करके इनको ध्यान रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? अब पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो वित्त आयोग होता है यह हमारी एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन आपको मिलेगा। हमारे राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 साल पर इसका गठन किया जाता है। पहले फाइनेंस कमीशन की बात करें तो केसी नियोगी, कौन है? केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अच्छा, इस समय हमारे यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है और इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका नाम है एनके सिंह। क्या नाम है? एनके सिंह नाम है। तो फिलहाल के लिए बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है ये आपके किस सम्मेलन के जरिए अस्तित्व में आई थी? तो कार्बन क्रेडिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अवधारणा उत्पन्न हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल से। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क का CCC हुआ था, जिसे हम लोग COP3 के नाम से जानते हैं, ये हुआ था 1997 में। कब हुआ था? 1997 में हुआ था।
और इसी के दौरान कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई थी, यानी कि ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित है। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी और ये हमारा 101वां संविधान संशोधन है। तो जैसे आप लोग शादी में जाकर के 101 धन देते हैं, उसी से आप समझ सकते हैं कि जीएसटी भी धन से जुड़ा हुआ है और ये 101वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो इसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, क्यों यह डेवलप होता है? तो जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, जिससे हमारे जो ध्रुवों की ठंडी हवाएं हैं वो इधर अट्रैक्ट करती हैं और यहाँ से वो पानी उठा करके हमारे ईरान, पाकिस्तान और भारत की तरफ बढ़ती हैं और यहाँ पर ये ठंडी के मौसम में करती हैं वर्षा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कंटिजेंसी फंड की बात करते हैं तो इसका कॉर्पस 500 करोड़ रुपए का होता है और ये आपके अनुच्छेद 267 से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है। तो एलपीजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको मिलेगा ब्यूटेन। एलपीजी में मुख्य रूप से आपको प्रोपेन और ब्यूटेन मिलता है। तो प्रोपेन ऑप्शन में है नहीं, तो इसीलिए हम लोग ब्यूटेन को टिक करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। क्या नाम है? सर विलियम जोन्स इनका नाम है, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं 15 जनवरी 1784 को इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फ्लाई ऐश, यानी कि जो उड़ती हुई राख है, ये प्रदूषण किसके कारण होता है। तो ये जो आपका पॉल्यूशन है ये होता है हमारे थर्मल पावर प्लांट से। कैसे होता है भैया? देखिए, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं यहाँ पर हम लोग जलाते हैं कोयला, और जब आप लोग कोयला जलाते हैं तो उससे जो राख उड़ती है उसी को हम लोग कहते हैं फ्लाई ऐश, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है ज्योग्राफी का, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो अगर हम लोग देश की बात करते हैं तो इस देश का नाम है यहाँ पर सीरिया। क्या नाम है? सीरिया आपको काला सागर के तट पर नहीं मिलेगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अब आइए देखते हैं काला सागर कहाँ पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा विश्व है उसमें पश्चिमी एशिया के पास में आपको मिलेगा ब्लैक सी। ब्लैक सी के साथ में टर्की हो गया, बल्गारिया है, रोमानिया है, यूक्रेन है, इसके अलावा रसिया है, जॉर्जिया है। ये सारे देश बनाते हैं सीमा। लेकिन अगर हम लोग सीरिया की बात करें तो वो आपको यहाँ नीचे कहीं मिलेगा छुटका सा, तो वो सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन फिलहाल के लिए ए सीरिया होगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है। तो अगर आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा विटामिन ए होता है वो आपको संतरे में नहीं मिलेगा। संतरा हमारा खट्टा फल है तो इसमें आपको विटामिन ए नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी विटामिन सी की बात करें तो नींबू में ये मिलता ही है। विटामिन डी आपको कॉड मछली के तेल में मिलता है और जो हमारे धान का चोकर है ये आपको मिलता है विटामिन बी, इसमें मिलता है विटामिन B6। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल के लिए हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि रतौंधी किसके कारण होता है। तो रतौंधी आपके विटामिन ए के कारण होता है और यहाँ पर फिलहाल आपके केमिकल नेम दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका नाम होगा रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल इसका नाम है, यानी कि ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल और ये आपकी आंखों के हेल्थ के लिए होती है जरूरी। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है। तो अगर हम लोग ज़्यादा की बात करते हैं
तो ये हो जाएगा हमारा ताज़ा बर्फ़ से ढकी भूमि। जब हम लोग बर्फ़ से ढकी भूमि की बात करते हैं तो इसके ऊपर जो हमारी सूर्य की किरणें पड़ती हैं उनमें से ज़्यादातर किरणों को ये कर देता है रिफ्लेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट, और इसी को हम लोग अल्बिडो इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अब देखिए ये प्रश्न आपके लोअर पीसीएस में पूछा गया था पिछले साल उत्तर प्रदेश में, और अगर हम लोग इसका उत्तर देखेंगे यहाँ पर तो दो उत्तर आपके और मेरे हिसाब से यहाँ पर हो सकते हैं। पहला उत्तर हो सकता है मीट हीमोग्लोबिन, दूसरा उत्तर हो सकता है नाइट्रेट। लेकिन अब आइए थोड़ा इस पर विचार करते हैं। देखिए जब आपके पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है और उस पानी को अगर कोई भी बच्चा पीता है तो उसके कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। लेकिन अब नाइट्रेट क्या करता है, तो नाइट्रेट जो आपके पानी में होता है वो हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ में जाकर के मिल जाता है और उसके कारण ये बनाता है मेट हीमोग्लोबिन, जिसके कारण जो हमारे रक्त का संचार होता है वो स्लो हो जाता है और इसी के कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो अगर हम लोग यहाँ पर सबसे उपयुक्त उत्तर को देखें तो ये होगा मीट हीमोग्लोबिन, क्योंकि नाइट्रेट तो हमको शुरू में मिल गया और नाइट्रेट के कारण जो बाद में जाकर के आपका प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट के कारण बनता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। एग्जामिनर ने भी ऑप्शन बी को ही करेक्ट माना था। फिलहाल आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या हो सकता है वह आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि फवायदुल फवाद नामक जो पुस्तक है इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का वर्णन है, तो बताइए इसका संकलन किसने किया था। तो ये जो संकलन है इसे किया था अमीर हसन सजीदी ने। किसने? अमीर हसन सजीदी ने किया था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो अगर हम लोग टापा कपड़े की बात करते हैं तो ये बनता है हमारे मोरेसी से। किससे? मोरेसी कुल का जो पौधा होता है जिसे हम लोग यहाँ पर पेपर मालबरी के नाम से जानते हैं, इसी से आपका टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो मेंबर होता है इसको कैसे हटा सकते हैं उसके पद से। तो देखिए अगर इसको पद से हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट पहले मामले की जांच करता है और उसके रिकमेंडेशन के बाद में जो राष्ट्रपति होता है वो इसको इसके पद से हटाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारी क्लोव होती है जिसे हम लोग लौंग कहते हैं, मसाले में यूज करते हैं, तो इसमें से आप किस हिस्से का यूज करते हैं, यानी कि जो लौंग का हिस्सा होता है तो ये हमारी होती है फ्लावर बड। ध्यान रखिएगा कई जगह पर इसे आप फ्लावर बड यानी कि फूल कली कहेंगे, कई जगह पर आपको बंद कली भी देखने को मिलता है, तो दोनों उत्तर ही हो जाएंगे सही। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो चलिए इस प्रकार से 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। एक प्रश्न मैं आपको घलुआ में दे देता हूं। तो ये प्रश्न है कि जो आपका इको मार्क होता है ये आपके किससे संबंधित है। तो इको मार्क की बात करते हैं तो पर्यावरण के लिए जो हमारे सुरक्षित प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर आपको इको मार्क का सिंबल देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी होगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये आपके इको मार्क का लोगो है जो कि आपको हमारे जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से उन पर देखने को मिलेगा, और ये सिंबल इशू करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आज सीरीज का पहला वीडियो था। आप किस टाइम पर इस वीडियो को चाहते हैं वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी यह सीरीज आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।